Hello students. So today we'll start a new chapter that is chemical kinetics. ठीक है? तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है? ये एक तरीका है रिएक्शन को स्पेसिफाई करने का, ठीक है? तो हम इसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट है कि ये कैसे स्पेसिफाई करता है उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो जिसमें कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह आएगा और उसके टाइप्स भी आएंगे, साथ में उसके कुछ एग्जांपल्स भी आएंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले अगर एक केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं तो उसे हम दो तरीके से कैरेक्टराइज या उसके प्रॉपर्टीज को हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहला होता है थर्मोडायनेमिक्स। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है? थर्मोडायनेमिक्स हमारे रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को प्रेडिक्ट करता है। मतलब रिएक्शन होगा कि नहीं, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं, सिर्फ इस बात को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था क्लास 11th में, जहां हम डेल्टा जी अगर नेगेटिव है कि नहीं उसकी मदद से बता रहे थे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। ओके, तो अब अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स पे आऊं तो ये हमें बताता है कि रिएक्शन कितने फास्ट या फिर कितना स्लो होगा। ठीक है, रिएक्शन होगा कि नहीं ये तो पता हमें, पर ये नहीं पता कि रिएक्शन फास्ट होगा कि स्लो होगा। ठीक है, तो इस केमिकल काइनेटिक्स का यही काम है। तो काइनेटिक्स वर्ड आपने पहले भी सुन रखा है, जब आपने फिजिक्स पढ़ा था तो वहां आपने काइनेटिक्स वर्ड सुना था। ठीक है, तो काइनेटिक्स बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जो कि काइनेसिस से लिया गया है, जिसका मतलब है मूवमेंट, है ना। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें फिजिक्स वाले काइनेटिक्स का, तो वहां पे हम बॉडी के मूवमेंट को देखते थे। ठीक है, किसी भी मास के बॉडी के मूवमेंट को स्पेसिफाई करने का वो एक तरीका है। ठीक है, जबकि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है ये रिएक्शन के स्पीड को बताता है। ठीक है, रिएक्शन के डायनेमिक्स को स्टडी करने में हमारा हेल्प करता है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं केमिकल काइनेटिक्स, तो दो चीजों से डील करेगा। पहला तो रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन स्पीड होगा कि स्लो होगा, ठीक है, कि मॉडरेट स्पीड में चलेगा, ये चीज बताएगा हमें। और दूसरी चीज जो बताएगा वो ये बताएगा कि केमिकल काइनेटिक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि किन किन फैक्टर्स को चेंज करने से जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ेगा या घटेगा। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ सकते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह वगैरह। ओके, तो सबसे पहले आज हम रेट ऑफ रिएक्शन को समझते हैं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो आपने सुना होगा कि थर्मोडायनेमिकली अपना जो डायमंड होता है वो बहुत स्टेबल होता है। ठीक है, वो बहुत स्टेबल होता है, पर मैं आपको बता दूं कि ये ना स्लोली स्लोली कन्वर्ट होते आता है ग्रेफाइट में। ओके, तो ये थर्मोडायनेमिक डाटा ये कहता है कि रिएक्शन होगा। ठीक है, पक्की बात है कि ये डायमंड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेफाइट पे एट ए गिवन टाइम। पर अब ये नहीं पता है कि ये कितने टाइम में कन्वर्ट होगा। ठीक है, मतलब हमें बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि किस स्पीड से ये डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट होगा, है ना। तो इसी कारण से हम हमें लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है, इसलिए हमें लगता है कि डायमंड है ना वो फॉरएवर है। पर ऐसा नहीं है, वो है ना धीरे धीरे कन्वर्ट होकर के ग्रेफाइट में अपने फॉर्म को चेंज कर लेता है। अब जो डायमंड और ग्रेफाइट के मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो दोनों के दोनों क्या है, कार्बन के एलोट्रोप ही है। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो इसमें sp3 कार्बन होता है। ठीक है, sp3 कार्बन होता है, और इसमें ग्रेफाइट में क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। और वो ना शीट्स होते हैं, जैसे ये शीट होता है, ये एक और शीट, एक और शीट, तो एक लेयरिंग होती है 1 बाय 1। क्लियर है, और ये लेयर आपस में ना इंटरेक्ट करते हैं, इनके बीच कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। वहीं अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें सारे के सारे कार्बन जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, जबकि ग्रेफाइट में ये ऐसा नहीं है, इसमें मल्टीपल शीट्स है जिसके बीच में इंटरेक्शन सेटअप हुआ है। क्लियर है, तो ये डिफरेंस है आपके डायमंड और ग्रेफाइट में। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर में। तो सिंपली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर का चेंज होता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब ओके, तो एक तो ये रिएक्शन हो गया जो स्लोली होता है। दूसरा, हो सकता है कि किसी पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएशन के बाद भी अपना जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड ना हो। मतलब ऐसे समझो कि मान लो दो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में पोटेंशियल हो रहा हो। ठीक है, पोटेंशियल क्रिएट हो रहा हो, पर वो रिएक्शन क्या हो, स्लोली एग्जिबिट करे या फास्टली एग्जिबिट करे, इसका डिसीजन भी कौन देता है,
केमिकल काइनेटिक्स देता है, मतलब मैं बेसिकली रिलेवेंस लेना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना? ओके, अब हम थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में और 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आयनिक रिएक्शंस अगर मैं बात करूं, तो आयनिक रिएक्शंस क्या होते हैं? फास्टर होते हैं, है ना? जैसे कि प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड जो है, अगर हम AgNO3 में सपोज अगर HCl ऐड करेंगे, तो AgCl का जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही फास्टली होगा और हमें तुरंत प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। ठीक है? ओके। और जबकि कुछ जो रिएक्शंस है वो बहुत ही स्लो है, जैसे कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? एक तरह से आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिएक्शन है ना? हमें पता है कि हमारा जो आयरन है वो फर्दर अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के प्रेजेंस में, ये बात हमें पता है। पर ये प्रोसेस स्लो होता है, ये चीज हमें केमिकल काइनेटिक्स बताएगी। मतलब यही वाला एग्जांपल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस वाला था, कि पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप तो हो रहा है पर रिएक्शन क्या हो रहा है? स्लो हो रहा है। ओके, अगर मैं मॉडरेट की बात करूं, मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस की, तो उसमें हमारा इन्वर्जन ऑफ शुगर केन आता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च आता है। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस क्या है? ये सारे के सारे मॉडरेट स्पीड में जाने वाले हैं। ओके, अब समझते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शंस के काइनेटिक्स को स्टडी करना इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, ताकि हम अकॉर्डिंगली रिएक्शन को सेटअप कर सकें। ओके, तो अब ना रेट ऑफ रिएक्शन को क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के कंसंट्रेशन के टर्म में बता सकता हूं, है ना? तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम। तो बेसिकली हमने क्या करना है कि हमें चेंज इन कंसंट्रेशन देखना है प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट का पर यूनिट टाइम के साथ। ओके, तो अगर मैं चेंज ऑफ कंसंट्रेशन के यूनिट की बात करूं, तो वो तो सिंपल मोल पर लीटर होता है, अगर मैं मोलारिटी की बात कर रहा हूं, है ना? और अगर मैं टाइम की बात करूं तो वो सेकंड में आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना? ये यूनिट याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है एक। और सिमिलरली अगर कोई गैसियस रिएक्शन सपोज हो रहा हो, मतलब रिएक्शन जो है वो गैसियस हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं? उस केस में हम रेदर देन कंसंट्रेशन क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम प्रेशर कंसिडर कर रहे हैं। सपोज हमारा जो प्रेशर है वो एटीएम में गिवन है, तो हमारा चेंज इन प्रेशर क्या हो जाएगा? एटीएम के यूनिट के साथ होगा, और डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब चेंज इन प्रेशर पर यूनिट टाइम, दैट इज एटीएम पर सेकेंड। ओके, अब ये जरूरी नहीं है कि हर समय जो गैसियस रिएक्शन है उसमें हम एटीएम ही कंसिडर करें, पर मैं एक ऐसे बता दे रहा हूँ आपके इस नॉलेज के लिए कि हो सकता है कि आगे कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर के टर्म्स आए, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो सेम चीज है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है, बस वो इन टर्म्स ऑफ क्या है? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। क्लियर है? तो अब हमें यूनिट पता चल गई बेसिकली, और हमें कहीं ना कहीं डेफिनेशन भी पता चल गया रेट ऑफ रिएक्शन का, कि ये क्या है? ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। क्लियर है? ओके, चलो अब चलो इसको अब हम फॉर्मूले में लाते हैं एक तरीके से। अब सपोज हमारे पास कोई एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, जहां हम रिएक्टेंट आर हमने एक रिएक्टेंट आर लिया है जो कि प्रोडक्ट पी में बदल रहा है। ठीक है, अब मैंने मान लिया कि एट टाइम t1, मतलब दो टाइम कंसिडर करेंगे, दो टाइम टाइम इंटरवल्स, और पहले टाइम पे हमने मान लिया t1 मान लिया हमने, और उस पे मान लिया कंसंट्रेशन हमारा r1 है। ओके, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन p1 है। ओके, तो दो चीजें हमें पता है, r1 और p1 आर टू कंसंट्रेशंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट गिवन टाइम t1। ओके, अब सपोज कुछ देर बाद t2 पे, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि T2 हमारा T1 से बड़ा है, ये बात क्लियर है? हम T2 को T1 से ऑफ कोर्स बड़ा मानेंगे, मतलब अगर हमने सपोज 330 अगर T1 को मेजर किया, तो T2 जो है वो 340 350 या फिर 4 o'clock हो सकता है, 2 o'clock नहीं हो सकता, है ना? ये बात क्लियर होनी चाहिए कि T2 जो है वो T1 से बड़ा होगा। ओके, तो T2 पे कंसंट्रेशन क्या है? रिएक्टेंट का R2 है और प्रोडक्ट का P2 है। तो मैंने कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। तो अगर मैं इस हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन चेंज लिखना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा? तो हमें पता है कि टाइम t1 पे r1 था, टाइम t2 पे r2 था, तो अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूं तो r2 माइनस r1 होगा। चेंज इन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1 होगा। और चेंज इन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा? p2 माइनस
T1 होगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये क्या बता रहा है? ये स्क्वायर ब्रैकेट हमें बता रहा है कि हमारा ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स है, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यही है, ठीक है। हर जगह ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज होंगे, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज, दे आर सिंपली अ टर्म और अ वे टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन। ओके, चलो अब हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और चेंज इन टाइम, ये तीनों चीजें हमने निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से। ओके, तो अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में बात करूं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म में बात करूं तो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट इनिशियली तो कम होगा, ज्यादा होगा, फिर फाइनली कम होगा, क्योंकि टाइम के साथ क्या होगा, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, तो क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट जाएगा ना, है ना। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। अब फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन से कम होगा, तो अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन निकालेंगे जो कि R2 माइनस R1 है, तो वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि R2 इज लेस देन R1, है ना। और ये चीज दिमाग में रखनी है पहले तो कि हमारा चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा, रिएक्टेंट नेगेटिव आएगा। और चेंज इन टाइम हम लिख सकते हैं डेल टी। अब चेंज इन टाइम तो पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि T2 क्या है, T1 से बड़ा है, तो T2 माइनस T1 ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। अब हम जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहेंगे, ठीक है, क्या लिखना चाहेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, दोनों चीजें अलग अलग है जब तक के लिए हमारे पास कोई कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ देखो हमारे आर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं। चलो हम अभी के लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ही लिखते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ ए नेगेटिव साइन। क्यों लिखा हमने नेगेटिव साइन, क्यों दिया, क्योंकि ये डेल्टा आर क्या है, डेल्टा आर हमारा क्या है, बेसिकली डेल्टा आर हमारा नेगेटिव है, और हमें क्या करना है, इस पूरे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर वाले टर्म को पॉजिटिव रखना है। क्यों पॉजिटिव रखना है, क्योंकि हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो रेट कैलकुलेट करने के लिए है, और जिसकी एनालॉजी मैंने अभी स्पीड से जोड़ी थी, और स्पीड आपको अच्छे से पता है कि स्पीड या वेलोसिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो उसी कारण से ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसके साइन कन्वेंशन को मेंटेन करने के लिए हमने एक नेगेटिव साइन आगे लगाया। तो इसी तरीके से हम प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट या फिर इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो ये P2 माइनस P1 हो जाएगा, जो कि डेल्टा P बाय डेल्टा T हो जाएगा विथ ए पॉजिटिव साइन अगेंस्ट इट। पॉजिटिव साइन क्यों रखा हमने, क्योंकि अगेन हमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या चाहिए, या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, इसीलिए हमने पॉजिटिव साइन रखा है। ओके, तो यही चीज यहाँ मेंशन्ड है, क्योंकि क्योंकि डेल्टा आर हमारा नेगेटिव है, तो इसलिए हमने इसे -1 से मल्टीप्लाई किया ताकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहे, पॉजिटिव रहे, क्योंकि रेट क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। ओके, अब ना इसे हम एक रिएक्शन की मदद समझते हैं। अभी तो हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया था, अब इनमें अगर आप देखो इस रिएक्शन में, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मरकरी क्लोरीन साथ रिएक्ट करके हमारा मरकरी क्लोराइड दे रहा है, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड दे रहा है, बेसिकली क्या दे रहा है हमें, मरकरी क्लोराइड दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन सब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। ओके, देखो यहाँ पे सब क्या है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है या फिर सेम है, ज्यादा अच्छे से बोलो तो सेम है, सब में कोफिशिएंट क्या है, सेम है बेसिकली। तो इस कारण से क्या होगा, जब ऐसा होता है, या फिर 1 रहे या फिर सेम रहे, मतलब सेम और 1 तो एक ही चीज होगा, अगर सब में 1 है तो सेम भी हो सकता है, तो अगर हम सेम बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। तो अगर सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर सेम है, तो हम लिख सकते हैं कि जो अपना रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस था ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने वही चीज किया, रेट ऑफ रिएक्शन को रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर करते हुए ये इक्वेशन लिख दिया। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ मर्करी भी लिख सकते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ मर्करी बाय चेंज इन टाइम with a negative sign, again with a negative sign, to keep the balance of the convention. Okay, सिमिलरली हम क्लोरीन के टर्म में भी लिख सकते हैं, अगेन क्लोरीन हमारा रिएक्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। और अगर हम प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। क्लियर है, तो इस रिएक्शन के लिए हम ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ अपीयरेंस है और जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है ना, वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल है, मतलब तीनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि इनमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है,
सेम है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब में सेम है। ओके, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट होगा, तब क्या करेंगे बताओ? उसके लिए ये केस हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसमें क्या होता है। तो देखो यहाँ पे यहाँ हमने एक रिएक्शन लिया है जो कि बेसिकली क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ HI है ना? क्या है बेसिकली? डिकम्पोजिशन ऑफ HI है। अब इसमें क्या है कि इसमें ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट इक्वल नहीं होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के, जो कि इन टर्न इक्वल नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन के। ओके, क्योंकि इसमें क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सब में सेम नहीं है ना? ये देखो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो ऐसे वाले केसेस में क्या करते हैं? तो ऐसे वाले केसेस पे जब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं हम? लिखते समय रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में अगर लिखना चाहें, तो बेसिकली हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उसके रेट ऑफ अपीयरेंस को डिवाइड कर देते हैं। मतलब जिसके भी रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, सपोज हमको उसके टर्म में ही रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम क्या करेंगे? उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम उसे डिवाइड कर देंगे। यही चीज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के केस में भी होगा। तो देखो इसको समझो, जैसे अगर हमें इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखना होता, तो ऐसे लिखते डेल्टा एच आई बाई डेल्टा टी, यही वाला पार्ट होता बेटा नेगेटिव साइन, यही होता रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ डेल्टा एच आई, है ना? यही चीज होती। अब मैंने कहा कि हमें क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो हमने 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन इसके टर्म में लिखना चाहें, तो वो बेसिकली क्या हो गया, 1/2 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एच आई। सिमिलरली हम प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो वही चीज हमने लिखी है, पर यहाँ पे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें कुछ लिखना नहीं पड़ा। तो इस वाले केस में रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया। क्लियर है? ओके, so this is an example of how do you deal with the reaction which do not have the same reaction coefficient. Okay, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें अभी तक जो मैं इंपॉर्टेंट बात करते आया हूँ, वो है कि अगर आप रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप एक नेगेटिव साइन लगाओगे, और जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे के सारे जो अपने स्पीशीज है रिएक्शन में, अगर वो सेम नहीं है, तो हम उस जिस भी स्पीशीज के टर्म में लिख रहे हैं, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब हम एक और एग्जांपल से समझते हैं इसे। देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे हमने लिया एक हाइड्रोलाइसिस लिया बेसिकली। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। देखो Br माइनस Br2 में जा रहा है। ओके, और Br ये क्या है, O3, 2 3 6 ओके, -6 और +7 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में ब्रोमीन, और यहाँ पे -1 में है। अब ये दोनों के दोनों किस में जा रहे हैं, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो एक तरह से आप डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोल सकते हो। ओके, हाँ चलो, एक तो ये बात हो गई रिएक्शन के बारे में। अब देखते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना? तो अगर मैं सपोज इसके टर्म में अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ, Br माइनस का टर्म में, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन बाय चेंज इन टाइम विद अ नेगेटिव साइन, और इस पूरे को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 5 है। अब सिमिलरली अगर हम BrO3 माइनस के टर्म में लिखना चाहेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस बाय चेंज इन टाइम विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो वही चीज रहेगी। और अगर हम इस H प्लस का टर्म में लिखना चाहेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय चेंज इन टाइम। अब अगेन इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 है, इसलिए हम इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, है ना? अब आता है प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के टर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, increase in concentration of your bromine by change in time divided by the stoichiometric coefficient, that is 3. So 1/3 of this rate of appearance of bromine. Similarly, rate 1/3 of the rate of appearance of the water. Clear है ये? समझ में आ गई चीज? ओके, अगर मैं गैसियस रिएक्शन की बात करूं एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ठीक है, अब वो प्रेशर वाला जो मैंने टर्म कहा था ना, वो क्यों कहा था ये समझ लो। तो अगर आप बात करो, जब हम कंसंट्रेशन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, मोल पर लीटर में लिखते हैं। अब यहाँ जो मोल है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल में होता है। तो बेसिकली यहाँ पे कहना हम चाह रहे हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर को, इसी कारण से। क्लियर है? ओके, अब हम समझते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा
आपको देखने में हेक्टिक लग रहा होगा डायग्राम, पर बिलीव मी आप थोड़ा सा हल्का सा आपको स्लोप वगैरह का आइडिया है कि क्या होता है स्लोप ऑफ द गिवन गिवन टेंजेंट और गिवन कर्व, तो आप आराम से निकाल सकते हो चीजें, ठीक है, आराम से इन चीजों को रिकॉन्सिल कर सकते हो। सपोज अगर हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को स्टडी करें टाइम के साथ, तो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिलता है। क्यों ऐसा ग्राफ मिल रहा है, क्या कारण है? क्योंकि क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे धीरे धीरे ये जो ग्राफ है ये नीचे की ओर गिर रहा है ना, नीचे की ओर गिर रहा है, क्योंकि कंसंट्रेशन विद टाइम क्या हो रहा है, घट रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है। ओके, अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं आपके डेली लाइफ से अगर जोड़ना चाहूँ एवरेज और इंस्टेंटेनियस को, तो इसको ऐसे समझो कि सपोज आपने एक लंबा सा ड्राइव लिया, ठीक है, एक लंबा सा ड्राइव लिया सपोज, है ना। सपोज वो टाइम जो था वो 2 घंटे था, जिसमें आपने अपने व्हीकल को ड्राइव करके कहीं दूर ले गए आप। तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा आपने, है ना, या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा, और सपोज आपने ये काम 2 आवर में किया हुआ है। तो अगर आप उस केस में अगर देखोगे तो ये टाइम क्या है, टाइम का जो डिफरेंस है, फिर टाइम जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा है ना। तो इस केस में जो आपका वेलोसिटी जो कैलकुलेट होगी, उसे आप एवरेज वेलोसिटी से रिलेट कर लो, ठीक है, या फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट कर लो। और अगर मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस की, तो सपोज आप बाइक जब चला रहे थे, तो आपने किसी भी इंस्टेंट, सपोज आपने अपने 2 आवर के जर्नी में आपने मान लो एक 1 घंटे 3 मिनट पे अपने स्पीडोमीटर को देखा, आपका जो व्हीकल है उसके स्पीडोमीटर को देखा। तो उस समय कुछ ना कुछ बाइक की स्पीड होगी, ठीक है, सपोज 30 किलोमीटर पर आवर या 35 किलोमीटर पर आवर होगी। तो उस में क्या किया हमने, एक इंस्टेंट पे स्पीड को देखा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इस स्पीड जो आपने कंसीडर किया 35 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है। क्लियर है चीज, क्या डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस और एवरेज में? तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में सर्टेन टाइम इंटरवल को कंसीडर करते हो, जो कि मतलब आपके हिसाब से डेल्टा टी उसमें जीरो अप्रोच नहीं करता, मतलब वो टाइम इनफ ज्यादा होता है। ओके, जबकि इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में क्या होता है, हम जो स्पीड कंसीडर करते हैं वो क्या होता है, वो एक इंस्टेंट के लिए कंसीडर होता है। मतलब जिस टाइम इंटरवल के लिए वो स्पीड है, वो टाइम इंटरवल का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो के बराबर है या फिर अप्रोचिंग टू जीरो है। ओके, तो ये डिफरेंस आपके एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब आते हैं अपने ग्राफ पे वापस से। तो सपोज अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था बिटवीन T1 एंड T2 टाइम इंटरवल, तो कैसे निकालोगे? आप सिंपली क्या करोगे, T1 पे आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हुए ले जाओगे और वहां पे कंसंट्रेशन क्या है ये देख लोगे। तो सपोज R1 कंसंट्रेशन है, और T2 पे क्या कंसंट्रेशन है वो देख लोगे, तो सपोज ये R2 है ना। तो हमें T2 पे कंसंट्रेशन पता चल गया और T1 पे कंसंट्रेशन पता चल गया। अब आते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। तो मैंने कहा था इसमें टाइम इंटरवल बड़ा होता है, वो आपको दिख रहा है कि टाइम इंटरवल बहुत ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर ये रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि आर है तो रिएक्टेंट है, तो वो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1, दैट इज विद अ नेगेटिव साइन। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये बात क्लियर है? ओके, अब आते हैं अपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, तो सपोज हमने क्या किया, किसी भी टाइम इंटरवल पे इसे एक्स्ट्रापोलेट करते हुए ले गए, और सपोज इस लाइन ने इस स्लोप को यहाँ पे टच किया, इस पॉइंट पे। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से ना इस पॉइंट, जिस पॉइंट पे आके इस लाइन ने टच किया है, उस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सपोज ये टेंजेंट है आपका। अब इस टेंजेंट का हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, और जो भी स्लोप आएगा आपका वो क्या होगा, आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अब तो किसी एक पॉइंट पे, अगर आप कर्व पे बात करें, तो किसी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो एक ही इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ऑफ कोर्स यही चीज फिजिकली भी ज्यादा साउंड अच्छा साउंड कर रही है। क्लियर है? तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हो। मान लो आपने ये जो स्लोप ड्रॉ किया वो आकर के इस नीचे वाला टाइम एक्सिस को कहीं पर कट कर रही है, और कुछ एंगल के साथ कट कर रही होगी। तो आप क्या करोगे, पॉजिटिव एंगल जो है उसका tan थीटा ले लोगे, है ना। क्या करोगे, ये जो एंगल बनेगा, इस लाइन के साथ जो एंगल बनेगा
उसका tan ले लोगे, मतलब टेंजेंट ले लोगे, tan ऑफ थीटा, और जो भी tan थीटा आएगा वो स्लोप होगा ऑफ कोर्स, है ना? क्लियर है चीज? ओके, अब आते हैं इसके एक और तरीके से, जहां पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है? ट्रायंगल ड्रॉ किया है, और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया है कि ये जो थीटा है ना आपका, ये जहाँ पे थीटा बन रहा है, ये बहुत ही कम है। क्या है? ये बहुत ही कम है। ये इतना कम है कि tan थीटा जो है वो इक्वल है ऑलमोस्ट आपके, बेसिकली इक्वल है किसके? इक्वल है आपके tan थीटा के, ठीक है? जो थीटा है वो tan थीटा के इक्वल है। तो हम थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, या फिर tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dr/dt लिख सकते हैं, ठीक है? परपेंडिकुलर बाय बेस विथ अ नेगेटिव साइन। तो जो भी स्लोप आएगा उस पर नेगेटिव साइन तो लेना ही है, ठीक है? तो यह हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से आप प्रोडक्ट के टर्म में भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे P2 माइनस P1 एवरेज, अगर मैं बात करूं P2 माइनस P1 विच इज बिटवीन T2 माइनस T1, और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट के टर्म में? dp/dt, ओके, एंड दैट विल गिव यू द स्लोप। क्लियर? एंड द स्लोप इज व्हाट? द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये चीजें क्लियर हो गई, ओके? क्या होता है इंस्टेंटेनियस और क्या होता है एवरेज? तो बेसिकली आप किसी इंस्टेंट पर अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो उस इंस्टेंट पे आप क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे, और जो भी टेंजेंट का स्लोप होगा वही आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और अगर आप रिएक्टेंट के टर्म में ले रहे हो तो स्लोप के साथ नेगेटिव साइन लगेगा, और अगर प्रोडक्ट के टर्म में ले रहे हो तो पॉजिटिव साइन लगेगा। और एवरेज क्या होता है कि आप कुछ ने टाइम इंटरवल पे आपने सपोज T1 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखा और T2 पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन देखा, और क्या किया फिर आपने फर्दर उसे कैलकुलेट कर लिया, R2 माइनस R1 बाई T2 माइनस T1। अगर आप रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, आ रहे तो नेगेटिव साइन लगेगा, आप प्रोडक्ट के टाइम बात करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, P2 माइनस P1 बाई T2 माइनस T1। अब एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? हमने ये चीजें कुछ कुछ पढ़ ली, अब ना एग्जाम्पल देखते हैं और थोड़ा देखते हैं कैसे हम इन सारे फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है? क्लियर है? ओके, तो ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, पहले आप देखो क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें बेसिकली क्या रहा है कि हमारे पास एक सपोज कंसंट्रेशन है C4H9Cl, जो कि हमारा ब्यूटाइल क्लोराइड है, उसका कुछ कंसंट्रेशन है जो कि 0.100, और ये मोल पर लीटर में है। अब हमने अलग क्या किया, इस रिएक्शन को करवाया जो कि बेसिकली हाइड्रोलाइसिस है। तो इसमें क्या हो रहा है? H2O रिएक्शन हो रहा है और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है हमारा ब्यूटाइल क्लोराइड। और इसके इस रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, ठीक है? इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा होगा रिएक्टेंट का, स्लोली स्लोली क्या हो रहा है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। सपोज 0 पे है 0.100, 50 पे है 0.0905, 100 सेकंड पे इतना, फिर 150 सेकंड पे इतना। तो क्या हो रहा है? टाइम के साथ क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे ये अपना जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो रहा है? घटते जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो ऑफ कोर्स घटेगा ही, है ना? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है तो घटेगा ही धीरे धीरे। अब हमें क्या करना है इसमें? हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दिखाना है ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ बहुत सारे इंटरवल है, तो हम सारे इंटरवल पे निकाल सकते हैं ना? बताओ, हर एक इंटरवल पे निकाल सकते हैं। 50 से 0 पे, 100 से 50 पे, 150 से 100 पे, 200 से 150 के बीच में। तो वही चीज हमने की है, देखो 0 से 50 के बीच में निकाला, 50 से 100 के बीच में निकाला। कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट के टर्म बात कर रहे हैं। तो 0.0905 माइनस 0.100 विद अ नेगेटिव साइन, वही चीज की गई है, और डिवाइड बाय टाइम। तो क्या आया वैल्यू? 1.90 आया। अब ये जो टाइम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, ये 10⁴ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आई है, ठीक है? ये वैल्यू बहुत ही कम आ रही होगी, इसलिए हमने 10⁴ से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू लिखी है। तो इसी तरीके से आपने देखा, आप क्या ट्राई करोगे? आप ना खुद से सारे के सारे टाइम इंटरवल्स पे से कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, ओके? तो यहाँ आप एक चीज अगर देखो तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटते आ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर है? अब एक और एग्जांपल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. ओके, हमने क्या किया है? हमने N2O5 का डिसोसिएशन स्टडी किया है CCl4 में, मतलब यहाँ हमने CCl4 एज ए सॉल्वेंट लिया है, ठीक है? और
इनिशियली जो कंसंट्रेशन है N2O5 का वो 2.33 है और आफ्टर 184 मिनट्स ये जो कंसंट्रेशन है वो 2.808 हो जा रहा है। क्लियर है? अब ये जो रिएक्शन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगी, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेगी और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है आवर, मिनट और सेकेंड में। पहली चीज तो ये हो गई और दूसरा हमें क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 देखना है इस पीरियड के दौरान। तो सबसे पहले हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? 2.33, फाइनल कंसंट्रेशन 2.08, तो फाइनल माइनस इनिशियल 2.08 माइनस 2.33 विथ अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन किस लिए? क्योंकि N2O5 क्या रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव ना है, इसलिए इस पे नेगेटिव साइन हम पहले से लगा देंगे, जो मैंने बता रखा है पहले भी। डिवाइडेड बाय टाइम जो कि यूटिलाइज हुआ, जो कि 184 मिनट्स है, तो इससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, है ना? इससे क्या मिलेगा हमें? रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। देखो वही चीज की गई है, 1/2 ऑफ दिस। अब 1/2 से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो 1/2 ऑफ दिस विद अ नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स। ओके, तो ये हो गया N2O5 के टर्म में। अब यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती है कि हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लगाया। ओके, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। ओके, सो ये आएगा कितना? देखो इसे हमने क्या किया, फर्दर इसे हमने सेकंड में भी कन्वर्ट कर लिया। तो हमने 60 से 2 बार डिवाइड कर दिया, सॉरी 60 से 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में आ गया? ये सेकंड में आ गया। ओके, अब देखो हमें क्या करना था, पर हमें एक और चीज निकालनी थी, जो है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। क्लियर है? ये भी निकालना था। तो हमें पता है कि 1/2 ऑफ द चेंज इन कंसंट्रेशन, और यू कैन से 1/2 ऑफ द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 विल बी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। ये हमने देख रखा है, ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होंगे। तो जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आया है उसको हम लोग 1/4 के इक्वलाइज कर देंगे। अब वो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्दर, तो हमें फाइनली ये इक्वेशन मिलेगा। देखो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हमें ये मिला, क्योंकि हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना था। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकालना था, रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना था। रेट ऑफ रिएक्शन भी तो निकालना था, लेकिन बाद में क्या निकाल, रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना था NO2 में। इसलिए हमने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया और जिससे हमें फाइनली ये इक्वेशन मिला। तो ये बात क्लियर हो गई? ओके, अब नेक्स्ट है फॉर अ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्या निकाला हमने, 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, डोंट गेट कंफ्यूज। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंपली ये देखो 6.79 क्या हमारा, ये हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। ओके, और दोनों के यूनिट अलग अलग है, क्योंकि वही चीज पूछी गई है। क्योंकि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो हमें निकालना था वो आवर, मिनट और सेकंड तीनों में निकालना था, और जो रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना था वो हमने मिनट में निकाला है। तो इसलिए देखो यहाँ पे हमने मिनट में भी निकाला है, आवर में भी निकाला और सेकंड में भी निकाला, और ये चीज हमने मिनट में निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन R2P the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. So what we have to calculate? We have to calculate the average rate of reaction using units in both time and using units of time both in minutes and seconds. तो बेसिकली हमें मिनट और सेकंड्स दोनों में निकालना है, वो भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। तो हमें पता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि इसमें R2P जा रहा है, यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट है और यहाँ भी 1 कोएफिशिएंट है, तो जो भी अपना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखो वही चीज की गई है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड बाय -1। तो हमने वैल्यूज पुट किए सिंपली। अब यहाँ पे जो टाइम गिवन है वो मिनट में गिवन है ना? तो इसीलिए हमने जो यूनिट निकाला, जो भी टाइम निकाला, जो भी आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, वो किसमें निकाला? वो हमने मिनट में निकाला। अब हमें 2 यूनिट्स में निकालना है, देखो मिनट और सेकंड दोनों में निकालना है। तो पर मिनट को सेकंड में चेंज करना है,
कैसे करेंगे? पर मिनट है ना, तो इसको सेकंड में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, है ना। यहाँ देखो डिवाइड कर दिया हमने, तो फाइनली हमें जो वैल्यू आई पर सेकंड के टर्म में वो है 6.67 into 10 to the power minus 6। ओके, क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा कि इन अ रिएक्शन 2A इज गोइंग टू प्रोडक्ट, ठीक है। 2A कोई हमारा रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में जा रहा है। द कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स। और 10 मिनट में क्या हो रहा है, बेसिकली 10 मिनट में ये जो कंसंट्रेशन है ए का वो 0.5 से होकर के 0.4 पे हो जा रहा है। और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इसी ड्यूरेशन में, मतलब इसी 10 मिनट्स में क्या रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा ये निकालना है। कैसे निकालेंगे? सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन, सिर्फ इसमें एक स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। इस चीज में गलती हो सकती है कि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप मिस कर जाओ। तो अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो -1/2। क्यों 1/2? क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम। तो कंसंट्रेशन इनिशियली क्या है 0.5, फाइनली क्या है 0.4, तो 0.4 माइनस 0.5, अगेन यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा इसलिए हमने पे नेगेटिव लगा रखा है, डिवाइड बाय टाइम दैट इज 10 मिनट्स। तो आंसर क्या आया 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। और इसे हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं, दैट इज 5 into 10 to the power minus 3। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अपने हम रेट ऑफ रिएक्शन को डील करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अगर इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं तो सबसे पहले तो हमारा ये है, ठीक है, कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं। तो अगर रिएक्टेंट के लिखेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ होता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम विथ नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव साइन रखना इंपॉर्टेंट है। और प्रोडक्ट के टर्म में होता है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम विथ अ पॉजिटिव साइन। ये एक बात हो गई। दूसरी चीज, जब कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व हो, और हमें इस वाले में क्या था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं था, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी इन्हीं के बराबर होगा, जो वैल्यू रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आई है। पर अगर मैं बात करूं किसी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाले की जिसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सारे के सारे स्पीशीज में सेम ना हो करके डिफरेंट है, उस केस पे क्या करेंगे अपन, उस केस पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर उसके हमें रेट ऑफ अपीयरेंस के अगर इक्वलाइज करना है तो हमें उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इसकी, तो HI के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो हमने 1/2 डिवाइड किया विद अ नेगेटिव साइन। क्लियर है? तो यहाँ पे एक और हमने इक्वेशन लिया था, वही चीज मैं दिखा दे रहा हूं दोबारा कि हमने कैसे कैसे करके रेट ऑफ अपीयरेंस के टर्म में लिखा, 1/5 से डिवाइड करके, H प्लस को 1/6 से, Br2 को 1/3 से, है ना। और एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी आपको समझ में आ गई। एवरेज मतलब जो कि कुछ टाइम इंटरवल के लिए हो और वो टाइम इंटरवल ना थोड़ा ज्यादा हो। और जब अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करें तो उसमें जो चेंज इन टाइम हो रहा होगा वो अप्रोच करेगा जीरो की ओर, मतलब एक सर्टेन टाइम या एक इंस्टेंट टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों के निकालने का तरीका अलग है। पहला जो है वो सिंपल है, जो हमने अभी तक देख रखा है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय चेंज इन टाइम मल्टीप्लाइड बाय -1। ओके, यहाँ पे भी चीज वही है, पर यहाँ पे हम चेंज इन कंसंट्रेशन को छोटा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम छोटा है, ठीक है, T2 माइनस T1 छोटा है, तो dr/dt आता है। बेसिकली हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं इस वाले टेंजेंट का, और जो भी स्लोप आता है उसके नेगेटिव स्लोप, उसके नेगेटिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और यही चीज किसके लिए ट्रू है, यही चीज हमारे प्रोडक्ट के लिए भी ट्रू है। क्लियर है? तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द रेट ऑफ रिएक्शन। थैंक यू।